हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटे एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे। कल तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद पता लगा कि माइक ठीक से काम नहीं किया, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, तो इस वजह से पीपीटी मोड में रिकॉर्ड किया गया दोबारा से। लेकिन चलिए, आज ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। शुरू करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन से। आज वन लाइनर नहीं है। आज पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो 11 फरवरी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स को और वीमेंस को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2015 से की गई। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सपोर्ट भी किया जाता है। इस बार की थीम है अनपैकिंग एसटीईएम। एसटीईएम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक कैरियर्स, हर वाइज इन साइंस। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम। थीम याद रखना, ये दिवस पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था दलहन दिवस। ठीक है, इससे पहले मतलब अच्छा, 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, आज तो नहीं लिया गया है, कल की वीडियो में ले लूंगा। 11 फरवरी को याद रखना समर्पण दिवस मनाया जाता है। समर्पण दिवस मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? तो याद रखना पंडित दीनदयाल जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या होती है? दयाल दीनदयाल उपाध्याय जी की होती है पुण्यतिथि। ठीक है, ध्यान रहे, उपाध्याय जी की पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि पर, एक जयंती पर भी एक दिवस मनाया जाता है इनके। जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं? और जयंती होती है 25 सितंबर को, 25 सितंबर को। और उस पर हम लोग मनाते हैं अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस। ठीक है, ये बात याद रखना, कल के बारे में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए, 14 फरवरी आ रहा है, आप जानते हो टेक्स्ट बुक ने ये ऑफर रिलीज किया हुआ है और ये ऑफर जबरदस्त है। क्या है ऑफर? 395 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है आपको। और ये टेक्स्ट बुक पास प्रो पर अगर आप एमजेटी कूपन कोड लगाओगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, तभी आपको ये प्राइस पर मिलेगा। एक बार फिर से मौका है, क्योंकि इसके बाद 699 हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी आप एमजेटी कूपन कोड लगाइए और 395 टेक्स्ट बुक पास प्रो पाइए। टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिलेगा क्या? आप इंडिया के जितने भी एग्जाम्स देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप एमजेटी कूपन कोड लगाओगे, लेकिन तभी 12% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, इसमें भारत है 96वें स्थान पर। 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, भारत 96वें पोजीशन पर है। करप्शन परसेप्शन देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है 12 फरवरी का। इसमें दिया गया है इंडिया रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। ध्यान रहे, 2024 का अभी 2025 में रिलीज किया गया है। यहाँ पर वो मैप है जिसमें इन्होंने करप्शन परसेप्शन का लगाया है अंदाजा। अब इनके अनुसार जहाँ पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा कम जहाँ पर करप्शन है उनको सबसे कम मतलब उसको येलो टाइप में किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे गहरा लाल करता हुआ आए हुए हैं। तो ऐसे ही ये ग्राफ है क्वेश्चन का, जहाँ बिल्कुल काला हो गया वहाँ समझिए सबसे ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, चलिए, जैसे ये म्यांमार हो गया, इसके अलावा यहाँ पर देश हो गए। और तो इसमें टॉप पर कौन है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर है, टॉप 3 में है। भारत 96 पर है 38 स्कोर के साथ। दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। ठीक है, जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है भ्रष्टाचार को लेकर के। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट साथियों, ये कहाँ हुआ? ये हुआ दुबई में। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है, बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है, राजधानी तो अबू धाबी है। तो यूएई दुबई में आयोजित किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। ठीक है, अच्छा, ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये 11 से 14 फरवरी तक चल रहा है, इस बार इसका 12वां संस्करण है। थीम है इसकी शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के सरकारों का आकार देना, सरकारों को आकार देना। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया, इसमें 3 भारतीय शामिल रहे कंप्यूटर विज्ञान के स्टूडेंट जिनको ये अवार्ड मिला।
कौन कौन थे वो? सागर तेवटिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह, ये 3 भारतीय स्टूडेंट रहे जिनको अवार्ड भी मिला है। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये महाराजा अग्रसेन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिल्ली से है। तो कुल मिलाकर के आयोजन आपसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ, बस यही पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा टफ करेगा तो आपसे थीम पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया, इसका क्या नाम है? तो अभी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिल करके विंग्ड रेडर्स विंग्ड रेडर्स नाम से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आर्टिकल देखिए एएनआई का, विंग्स रेडर्स एक्सरसाइज, विंग्स रेडर आर्मी और एयरबर्न जो अपना एयरफोर्स है इनके बीच में ये एक्सरसाइज किया गया है। इसमें हम लोगों ने अपना वो जो रोबोटिक म्यूल जो अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था वो भी परीक्षण किए, वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज चलेगा सेना और वायुसेना के बीच में, भारत के ही होंगे दोनों। ठीक है, तो इसमें भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ये भी रहेंगे, इन्होंने उद्घाटन किया, और साथ ही साथ वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह दोनों ने ही मिलकर के इसका उद्घाटन भी किया। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। वहीं भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अपनी ई बुक आई हुई है, इसका सैंपल पीडीएफ मैंने 20 पेज इनमें से, 140 पेज की ई बुक है, 20 पेज उनमें से कट करके मैंने आपको एक पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर भेजा है। टेलीग्राम पर जाइएगा, एमजेटी एजुकेशन लिखिएगा और उस चैनल पर जाकर, चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उस चैनल पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो सैंपल देख लेना, उसके बाद जाकर ऐप वगैरह से ले सकते हो। कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स वगैरह सब उसमें दिए गए हैं। ऐसे ही कंटेंट हमारे बुक में भी हैं। बुक को ऑर्डर करने के लिए यहाँ व्यू प्रोडक्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और जाकर के फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, या आम भाषा में, बोलचाल भाषा में हम लोग कहें फाइलेरिया, फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कब तक? 2027 तक, वर्ष 2027 तक। फाइलेरिया क्या होता है? जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये रोग होता है, आप देखो पैर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है ना? यहाँ पर ये फाइलेरिया के रोगी बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, सबके पांव देखिए ये अनयूजुअल तरीके से बहुत ज्यादा फूल जाता है। बहुत दर्द वगैरह नहीं होता है, लेकिन काफी अजीब सा लगता है। खैर, वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण इसके लिए शुरू किया गया है और 10 फरवरी को इसका शुभारंभ किया किसने? जेपी नड्डा जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। 13 राज्यों को चिन्हित 111 जिलों में जहां पर ज्यादा मामले हैं इसके, वहां पर इसकी दवाइयां वगैरह भी वितरित की जा रही है। अपने यहाँ लखनऊ की बात करें तो यहीं से थोड़ी दूर पर एक मार्केट पड़ती है गोसाईगंज, तो अखबार में मैंने पढ़ा था गोसाईगंज में भी एक अभियान चलाया गया, उसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट क्या होता है? जैसे कोविड के टाइम पर आपको अगर याद हो कि जहां पर कोई केस आ जाता था कोविड का, तो उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता था, तो जहां से ज्यादा केसेस आने लगते थे क्योंकि वहां फैलने का डर रहता था। ऐसे ही यहाँ पर जो मैंने बताया आपको गोसाईगंज क्षेत्र है, आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे, उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और उस एरिया पर कैंपेन चला करके सभी को फाइलेरिया की दवाइयां बांटी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 111 जिलों में बहुत सारी जगह चिन्हित किए गए हैं, हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां ज्यादा केसेज आ रहे हैं, तो वहां पर होगा। अब इन सब को पूरा देश से खत्म करना है। कब तक खत्म करा जाएगा? 2027 तक। अगर, चलो इसको पहले बात कर लें, फिर एक जरूरी बात बताऊंगा आपको। देखो, ये फाइलेरियासिस को कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये तो रोग है, इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं या हाथी पांव कहते हैं, हाथी पांव। ठीक है, और परजीवी नेमाटोड की वजह से ये होता है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ये क्वेश्चन बनता है, प्रोटोजोआ से और क्या क्या होता है? मलेरिया भी प्रोटोजोआ से ही होता है। इसे मच्छर काट करके फैलाते हैं, एनाफ्लीज मच्छर, लेकिन होता वो प्रोटोजोआ के कारण है। चलिए, तो राउंड वार्म भी इसे कहते हैं, ये इसके कुछ और नाम है। जरूरी बात यह है कि भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष्य रखा था टीबी उन्मूलन का, ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन का। और इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में, तो निक्षय मित्र अभियान शुरू किया था, निक्षय मित्र अभियान। ठीक है, ये बात याद रखना। 2025 का उन्मूलन का टारगेट रखा गया है। अभी 2025 पूरा नहीं हुआ है, देखते हैं 2025 के एंड तक ये खत्म हो पाता है कि नहीं, मतलब भारत टीबी मुक्त हो पाता है कि नहीं। अगला अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
39वां राष्ट्रीय खेल ये अब आयोजित करने की घोषणा हो चुकी है। ये होगा मेघालय में। आपको अगर पता हो, कई बार मैंने बताया भी है कि 38वां वाला चल रहा है उत्तराखंड में। 38वां उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो अब उसका समापन होना है, मतलब चल रहा है। जब समापन हो जाएगा तो उसी के बाद से मसाल वगैरह सौंप दी जाएगी मेघालय को। तो अब 39वां होगा मेघालय में। ये नेशनल गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं है, ध्यान रखना। ये नेशनल गेम है और इसका 39वां संस्करण है, जो कि होगा कहाँ पर? मेघालय में। खैर, फरवरी मार्च में 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। 38वां वाला उत्तराखंड में चल रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, और वो वाला जो होता है वो खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसके अध्यक्ष वर्तमान में पीटी ऊषा हैं, गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मेघालय की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेघालय आया है राज्य विशेष में। मेघालय देखिए यहाँ पर है। अच्छा, मेघालय और सिक्किम दो ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर से सुनो, मेघालय और सिक्किम दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो केवल एक एक भारतीय राज्य से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। मेघालय सिर्फ असम से बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम सिर्फ पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये है चिकन नेक। चिकन नेक है ये, है ना, ये चिकन नेक। इसी पर कई बार लोग जो है वो करने के, अटैक करने की कोशिश करते हैं। खैर, सिक्किम पश्चिम बंगाल से, मेघालय असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बाकी इधर ये बांग्लादेश से, और सिक्किम 3 देशों से, किससे किससे? भूटान से, नेपाल से और इधर चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से यहाँ से सीएम है, और CH विजय शंकर ये यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर उमियम झील है, नोक रोक नेशनल पार्क है, सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। बलपक्रम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बलपक्रम या बलपक्कम आपको दिखेगा। वांगला पोमलाग ये यहाँ के है। चेरापूंजी सिलांग या मानिसराम ये यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। चेरापूंजी सबसे ज्यादा जहाँ पर वर्षा होती है, सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में, वो स्थल है। कभी मानिसराम हो जाता है, कभी चेरापूंजी हो जाता है, तो दोनों एक ही राज्य में, मतलब मेघालय में ही पड़ता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 12 जिले हैं। विधानसभा में 60, लोकसभा में यहाँ से 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। अगला, हाल ही में किसने रोटरडम ओपन 2025 जीता? रोटरडम 2025 ये टेनिस का खिताब है। इसको जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ये आपको दिख रहे हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये जब विंबलडन ओपन होता है या फ्रेंच ओपन होता है तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि वो यूरोपियन रीजन में खेला जाता है, वहाँ के जियोग्राफी में खेला जाता है, तो इसलिए उसको जीत जाते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है या यूएस ओपन होता है तो उसमें बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। खैर, अभी तक ये 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें से एक बार यूएस ओपन जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी तक नहीं जीत पाए हैं, लेकिन ये फ्रेंच ओपन एक बार और विंबलडन ओपन 2 बार जीत चुके हैं। कार्लोस अल्कराज ने अभी रोटरडैम ओपन जीता है। इसमें इन्होंने एलेक्स डी मैनोर को हराया है। पहली बार इनका इंडोर हार्ड कोर्ट जीत है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये उस परिवेश में बढ़िया नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि वो हार्ड कोर्ट पर होता है, चाहे यूएस ओपन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो। ठीक है ना, देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, और उसके बाद होता है आपका विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। लेकिन अगर मैदान की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों होता है हार्ड कोर्ट पर। ठीक है ना, हार्ड या रबड़ के मैदान पर। फ्रेंच ओपन होता है, ये याद रखना, क्ले कोर्ट पर होता है, मिट्टी के मैदान पर होता है। क्ले कोर्ट का बादशाह या कहें किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार वो जीते हैं, लेकिन अभी रिटायर हो गए हैं। विंबलडन ओपन ये हरी घास के मैदान पर खेला जाता है, ग्रीन ग्रास कोर्ट याद रखना, ग्रीन ग्रास या हरी घास के मैदान पर, और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। ये 4 तो हुए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस के। ये रोटरडैम ओपन है जो टेनिस का होता है, लेकिन ग्रैंड स्लैम नहीं होता है। ओके, तो कार्लोस अल्कराज जो है ये आखिरी बार बीजिंग में खिताब जीते थे एटीपी का। ये 4 बार के हो चुके हैं, 4 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, और 17 ये एटीपी जीत चुके हैं। याद होगा कल मैंने WTA और ATP के बारे में आपको समझाया था। WTA यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन, ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ATP पुरुषों का होता है, WTA महिलाओं का होता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 जीते थे, विंबलडन ओपन 2023 और 24 जीते थे, यूएस ओपन 2022 जीते थे। अगला, फरवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अभी लेटेस्ट जारी किया गया है।
ये अब 3-3 महीने 4-4 महीने में जारी करने लगा है ना। पहले क्या करता था, पहले साल भर में जारी करता था, फिर 6-6 महीने में जारी करने लगा। अब देखो 3-3 महीने पर जारी कर रहा है। तो फरवरी 2025 ध्यान रखना, इसमें अभी जो जारी हुई है, इसमें इसने बताया है भारत की रैंक आ गई है 80वीं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है, पहला नहीं चेंज होता है, चेंज होता है भारत की ही रैंक, है ना। इसीलिए और ये टफ हो जाता है। तो खैर, जब भी अब देगा, अब इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता। अब ये बिल्कुल नॉर्मल कर दिए क्वेश्चन, क्योंकि वो जान गए हैं कि भाई कितनी बार पूछेंगे, हर बार हर दूसरे महीने चेंज हो जा रहा है इसका डाटा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया हुआ है, ये पासपोर्ट की रैंकिंग बताता है। भारत इसमें 80वें पर पहुंच गया है। कभी 83वें पर आ जाता है, कभी 85वें पर आ जाता है, कभी 80वें पर। तो अभी लेटेस्ट वाले में 80वें पर आ गया है। दुनिया का सबसे पावरफुल सिंगापुर का पासपोर्ट बना हुआ है, स्टिल वहीं पर है ये, लेकिन भारत 80वें पर आ गया है। भारत 62 देशों के वीजा फ्री एक्सेस के साथ आ गया है। वीजा फ्री एक्सेस क्या है? देखो, पहले इसको समझने से पहले पासपोर्ट और वीजा होता क्या है इसको समझो। अगर आपको अपने देश में ट्रेवल करना है, कहीं भी किसी भी समय, कहीं भी राज्य में, किसी भी राज्य में, तब आपको कोई पासपोर्ट, कोई वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में जाना है, तो आपको आपकी आइडेंटिटी के लिए एक एक डॉक्यूमेंट चाहिए। आप आधार कार्ड नहीं दिखा सकते दूसरे देश में। तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पासपोर्ट। वो अथराइज होता है, वो माना जाता है कि आप इस देश के नागरिक हो। ठीक है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो यहाँ से बनवाकर, अपने भारत सरकार से बनवाकर किसी दूसरे देश में जाओगे, तो आपका पासपोर्ट हुआ। लेकिन जब आप जिस देश में जा रहे हो, उस देश से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। उस देश में भी डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो लिमिट तय होगी कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो, क्या काम है, किस टाइप का आपको वीज़ा मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, प्रोफेशनल वीज़ा, कंपनी का, टूरिस्ट वीज़ा, बहुत प्रकार के वीज़ा होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको सामने वाली गवर्नमेंट, यानी जिस देश में जा रहे हो वो देश बना कर देता है, तब उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वीज़ा। अब वीज़ा फ्री एक्सेस क्या होता है? बहुत सारे देशों से अपने अपने संबंध रहते हैं भाई। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो दूसरे देश के लोगों को आकर्षित करने के लिए वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। मतलब आपके नागरिक हमारे देश में आ सकते हैं, उनको वीजा नहीं बनवाने की जरूरत पड़ेगी, आराम से आओ। इससे फायदा क्या होता है? उस देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, ज्यादा मात्रा में लोग जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना नहीं रहता है, अप्रूवल वीजा की इसकी दिक्कत नहीं होती है, तो भर भर के जाते हैं घूमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मालदीव, थाईलैंड, ये सब सब जाते हैं ना। तो यहाँ नेपाल वगैरह जब मन हो तब आओ जाओ, कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसे में वीजा फ्री एक्सेस होता है। तो ऐसे 62 देश हैं जो अभी के टाइम पर भारत के लिए वीजा फ्री एक्सेस किए हुए हैं। मतलब भारत के पासपोर्ट अगर आपके पास है, तो आप जा रहे हो, तो इन 62 देशों में जाने पर आपको वीजा नहीं बनवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लेकिन उसके बाद पड़ेगी जरूरत। तो खैर, तो जब जितना ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस है, उसी हिसाब से ये रैंक डिसाइड होती है। अब यहाँ पर देखोगे सिंगापुर वगैरह में ना 196 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। मतलब दुनिया भर के जितने यूएनओ में लगभग लगभग रजिस्टर्ड मेंबर है, उन सभी देशों में सिंगापुर का पासपोर्ट लेकर के जाओगे तो फिर कोई वीजा वूजा नहीं बनवाने की जरूरत पड़ेगी, इतना ट्रस्ट है इनका। तो खैर, भारत है इस स्थान पर, ठीक है, 80वें पर। अब आप बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए, सेकंड पर जापान और दक्षिण कोरिया है, थर्ड पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, आयरलैंड है। अगला, हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आईफा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जाएगा किसको? राकेश रोशन को, ऋतिक रोशन के पापा को। तो ये आईफा अवार्ड होगा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, मतलब एक प्रकार का लाइफ टाइम टाइप का, लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का ये अवार्ड होगा। आईफा अवार्ड में दिया जाएगा, जो जयपुर में होने वाला है। कब होगा? ये अभी मार्च महीने में होगा, है ना। 8 से 9 मार्च तक आयोजन होगा, तो उसमें इनको बुलाकर दिया जाएगा भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए। ठीक है। तो क्रिस वगैरह की जो सीरीज है वो इन्होंने ही बनाया था। खैर, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा 2025 का आयोजन 8-9 मार्च को जयपुर में होगा। इस बार की सिल्वर जुबली होने वाली है, क्योंकि इस बार इसके 25 साल हो रहे हैं आयोजन के। तो इस बार सिल्वर जुबली को लेकर इसकी थीम भी डिसाइड की गई है। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, ये इसकी थीम है। अगला, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? अच्छा, आईफा की शुरुआत 2000 से हुई थी और 2025 में इसका 25वां है संस्करण। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 के लिए इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है किसने? देखिए, इसको जोमेल वारिकन और बेथ मूनी ने जीत लिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप जानते हो आईसीसी के द्वारा हर महीने के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अगले महीने की 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में घोषणा की जाती है, पिछले महीने का बेस्ट प्रदर्शन देखते हुए, एक पुरुष खिलाड़ी एक महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ।
तो ये शुरुआत 2021 में जनवरी से हुई थी। सबसे पहले विजेता भारत के ऋषभ पंत रहे थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के। खैर, अब फरवरी आया हुआ है, तो फरवरी में 10 से लेकर 15 के बीच में जो अनाउंस होगा वो जनवरी वाला अनाउंस होगा। तो जनवरी महीने के लिए इन दोनों को चुना गया। बेथ मूनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की बैट्सवुमेन है, और ये जो है जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और बॉलर हैं, स्पिनर हैं। तो इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, कहाँ का खिलाड़ी है, कौन खिलाड़ी, ये बात ध्यान रखना। खैर, ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया है क्योंकि भाई जनवरी 2021 से लगातार दिया जा रहा है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष जय शाह भारत के हैं। अगला, बस खत्म हो गया। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर जो है ये राजस्थान का है, झूमर जो है ये झारखंड का है, और झूमर जो है ये महोत्सव होता है असम का, और इस बार ये बनाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। घूमर जो है ये कहीं का नहीं है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन का कब आयोजित किया गया था। साइक्लोन एक्सरसाइज अभी इजिप्ट और इंडिया के बीच में हुआ ना, तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था ये आपको बताना है। भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता विमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा जो टेनिस ओपन होता है एकमात्र, कौन सा है, कहाँ पर होता है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जाकर के बुक ऑर्डर कीजिए, अगर आप नहीं लिए हो तो। ई बुक नहीं लिए हो तो ई बुक पे जाकर के एप्लीकेशन से ले सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।